शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी की दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही, मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटे को इस बात का पता था और वह भी मेरी तरह चिंतित थी और बोली, अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से अच्छा निकालो, मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब सभी मेहमान आ गए। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं चाहते कि ऐसा क्या हुआ। फिर भी शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत खुश था, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी ये पहली पत्नी से। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर लोग घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत दुखी है, मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया, मैं भी शादी हुई है और तुम उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, सॉफी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा, आजकल कोई भी इतना नहीं थकता, लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सो उठकर तैयार भी तो होना। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो, सभी रस्में हो चुकी, हर कोई नाच गा कर थक गया। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा नहीं इनके सलाह मशवरा कर लूँ। लेकिन मुझे इन बातें बता दी और फिर उसे खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया, बाकी सब कमरे से निकलकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए तुम्हें पसंद कर लाई हूँ। देखो बेटा, अब शादी होती है तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरा बच्चा, थोड़ा सब्र करना। उसने कहा, समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हो। मैंने कहा, अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करे तो उसकी बातों को ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में रखना, वो सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई, किस विषय पर बात कर रही हूँ। थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, पूरी कोशिश करूँगी, अब इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रात वैसे भी शांत होती है, लेकिन मैं सो न पा रही थी। बहुत कुछ देर बाद आखिरकार मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखें नींद नहीं आ गई और मेरी आंखें बार बार देख रही घड़ी की, और काश सुबह जल्दी होती, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे 2:30 बजे मैं एक जोरदार चीख सुनी। उसके बाद मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। लड़की की चीखने आवाज़ थी, और वह लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सब मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती बाहर आई। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई और घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। जब कुछ औरतों से पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया। सब उसे संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई। जब कोई बेहोश होता तो उसे पानी की छींटे वगैरह मारे जाते, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटों मारने पर भी होश नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसने फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन कोई चारा नहीं था। बेचारी बच्ची किसी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को बुला लिया, उन्होंने भी एक
उन्होंने भी एक दूसरे कान में बात करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल हर तरह के थे और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपनी बेटी से पूछना चाहा उसने क्या किया। वह कमरे में ही नहीं था, उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी, कोई चीज़ नहीं टूटी हुई थी। उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया हुआ था। लोगों के सवालों का जवाब कैसे दूं? फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे कमरे में नहीं जाना चाहती, घर नहीं जाना चाहती। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया तुम्हारा ससुराल चलते ही है, नहीं तो लोग क्या जवाब। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने अपनी बहू को समझाया बेटा सुबह मुँह दिखाई की रस्म पूरी हो जाएगी, फिर अपनी माँ के घर चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आकर बोल भाड़ में गई, आपकी रस्सी में आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूँगी, अपने घर जाऊँगी और मुझे अपने घर जाने से कोई समाज रोक सकता है और ना कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। मेरे बहू ने मेरा फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। यह तो बहुत हो चुका था जब अरविंद की पहले शादी हुई थी। मेरी बहू के साथ भी वही हुआ। मेरी पसंदीदा लड़की थी, वह मेरी बेटी की दोस्त थी और उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। एक अमीर पिता की बेटी थी, उससे बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे उसका घर आना अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि जैसे वह अरविंद की पसंद करने लगी और शायद इसलिए रिश्ता भेज दिया। लेकिन शादी के बाद उसका साथ भी ऐसा हुआ। शादी की पहली रात चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गए। उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया। सबने उसे बहुत समझा कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, लेकिन उसने कहा मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह कह रही थी अगर मैंने ना तो मैं नहीं रहूँगी अपने बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ से लगा था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि हमारे बेटे के साथ क्या किया है। अरविंद घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसे चुप सादली कुछ ही नहीं बोल रहा था। थक हार कर जब सब खामोश हो गए, लड़की के माँ बाप की भी अरविंद को भला बुरा और धमका कर चले गई। वो अपनी बेटी के साथ ले गए और अच्छा खासा तमाशा हो गया। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई। हमारी लड़की के माँ बाप हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अरविंद अपने मुँह से एक शब्द नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिताजी पहले से इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली। लड़की की माँ तो काबू ही नहीं आ रही थी, कुछ चीख चीख कर मुझे भला बुरा कर रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती? आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। काश अरविंद के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत ना हारते, लोगों के ताने सुनने अकेली ही सुनती। अरविंद बड़ा था, अरविंद से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं शायद अरविंद पागल है, कोई कह रहा था अरविंद दिमाग की मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने उन्हें दुल्हन के साथ क्या किया। वो इतना ज़्यादा डर गई, जितने मुँह इतनी बातें, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं। जब लोगों को असल वजह बताना हो तो खुद ही कहानियाँ बना लेती हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियाँ सच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि सच में मुझे भी नहीं पता था ऐसा क्या था। सुहागरात में मेरी बहू मेरे बेटे के कमरे में चीखती भागती हैं। उस लड़की ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने खुद से अपने मन में सोचा हो सकता है उसने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने घर फ़ोन कर दिया। भले ही हमसे रिश्ता ख़त्म कर, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने उनका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया। मैंने पूछा कैसी तबीयत आपकी? मेरी बेटी की आवाज़ सुनते हुए भड़क गई और बोली मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई, खबरदार जो आगे की आपने फ़ोन किया। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बहू के साथ ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया वह कम से कम
6-7 महीने तक बीमार रही। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी? उसकी पत्नियां उसे डर कर भाग जा रही थी। अरविंद की बात करूँ तो अरविंद बहुत सीधा साधा साधा बच्चा था। बचपन में कम बोलने वाला था, लेकिन उसके कोई अंदर कोई हरकत ऐसी नहीं थी जो नॉर्मल होती। अरविंद मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार भी देने से बिगड़ा नहीं था। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस क्या कि सब पानी भरते हैं। उसे पहनने और उठने का बहुत शौक था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनता। पढ़ाई में भी अच्छा था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति कॉलेज को लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर खर्च के लिए पैसे देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। दोस्त भी कोई ऐसा नहीं था जो मैं कतई गलत संगत पड़ गया। कोई नशा नहीं करता, बस उससे कुछ गिने चुने दोस्त थी। सबसे अच्छे दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता। कभी कभी मुझसे कहता मम्मी क्यों न श्रुति की शादी से कर दो, अच्छा लड़का। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन ये जो 2 बार हुआ वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था? अपनी पत्नियों के साथ वह भाग जाती। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। अरविंद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा। इस बार मैंने सोचा अरविंद की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए क्या कि स्वागत आती कमरे में। अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अरविंद की दूसरी दोनों पत्नियां तलाक हो चुकी थी। ये भी चाहती थी जो बहू आई वह मेरे घर में ही रहे। यहाँ से भाग करना था, किसी ज़िंदगी बर्बाद करना मन नहीं चाहती थी। क्योंकि मैं एक बेटे की माँ भी थी और अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची। अरविंद की शादी एक शादीशुदा औरत से कराऊंगी जिससे पहले से शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो, फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों ने शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की रही, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बस ठीक ठाक थी, दुबली पतली और सामान्य नीचे नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मेरे बेटे कुछ समय फिर वह छोड़कर चली गई। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सच बताने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। लड़की वालों ने शादी के लिए राजी हो गई। मैंने अरविंद को लड़की की फ़ोटो दिखाई, उससे शादी से फिर इनकार कर दिया। बोला मुझे शादी नहीं करनी, इतनी आम सी शक्ल की सूरत की लड़की से मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी। अरविंद की बात सुनकर मैंने डरते कहा चुप हो जा, जिस तरह से तेरी हरकतें हैं उन हरकतों को चलते तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। एक मामला सोचती हूँ कब तक बैठी रहूँगी और ध्यान रखूँगी मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर अरविंद चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं अरविंद के दिल में चोर जरूर था, मुझे नजर चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि सच जान कर रहूँगी। पहले सोच लिया था इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे ले लूँगी, लेकिन उसे नहीं बताऊँगी। उसकी पत्नी डर कर भाग गई। उसे प्यार से समझा दूँगी, उसे भरोसा देना आऊँगी। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो मुझे बताए, उस दिन समस्या का समाधान करूँगी। सर इस बात तो शादी का प्रारंभ बहुत ही था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी कर दी। लड़की का नाम रश्मि था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना किया था कि मम्मी रहने दो, भाई के हाल पर छोड़ो, लेकिन उससे समझाया कि बेटा हो सकता है तेरा भाई कुछ मसला हो, जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। फिर शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया। घर में कुछ ही मेहमान थे जो रिश्ता नहीं बल्कि मेरे को जानने वाले और उनको सेलब वगैरह उनके परिवार वाले थे। रश्मि को मैं अरविंद कमरे में ले गई। उस बेड पर बिठाते रश्मि को अपने हाथों में ले लिया और उससे हल्के से दबाते बोली रश्मि बेटा तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रश्मि आश्चर्य से मुझे देखने लगी। भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है? मैंने रश्मि को समझाते कहा बेटा अरविंद से शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीब गरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे, जिसे कि तुम
वो छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है, जो भी हो सके सब कुछ मुझे बता देना, बस तुम्हें उसके डराने धमकाने या उसकी बात तो मानने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि ने बातें सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। वो थोड़ी संतुष्ट हुई। रश्मि अपने आराम करने को बोलकर बाहर आ गई। कमरे में नहीं गई, वह हर हाल में सोफे पर लेट गई। श्रुति को मैंने उसे कमरे में भेज दिया और तुम जाओ सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। श्रुति कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हो। आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी को यूँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रुति जा चुकी थी। मैं सोफे पर लेटी हुई धीरे धीरे अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि ये भगवान यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी, ऐसे लग रहा था जैसे तूफान से आने के पहले खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग कर रही थी। मैंने भगवान को मनाने लगी हुई थी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। रश्मि चीखकर बाहर आई और पागलों की तरह घर के बाहर भागना जैसे हरकतें उसे बाहर गेट से अंदर किया लिया था। जैसे जैसे समझा कर थोड़ा शांत किया और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहोशी बोली, आप अपने बेटे को पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा कर लेती तो आपको मुझे दिन देखना नहीं पड़ता। रश्मि तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह हर हाल में शादी को निभाने की सोचती, लेकिन रश्मि इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रश्मि घर से फोन आया कि मेरे बेटे से कहकर हमारी बेटी का तलाक दिला दो, नहीं तो हम ये काम अदालत भी कर सकते हैं। सदमे की हालत में फोन पकड़े नहीं सोफे पर बैठ गई। यानी यह पर भी कोई मजबूरी भी मनाने के लिए तैयार। पहले तो जो पवेल लाई थी वह मेरे घराने की सुंदर पढ़ी लिखी, लेकिन रश्मि तो विधवा थी, गरीब घराने की तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि पहले सब कुछ समझा दिया, तभी इतना ज़्यादा बदमाश हो गई। आखिर ऐसा क्या कमी थी मेरे बेटे में? हमें जो जेवर दुल्हन को देते, दुल्हन की घर वालों से दूसरों के दिन भी वापस कर देते थे। मैं दहेज के लिए भी नहीं लेती, फिर भी आखिर ऐसा किया था। ऐसे खूबसूरत पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियों को छोड़कर लड़कियां भाग जाती हैं। मेरा दिमाग सोच कर फटा जा रहा था, कैसे पता लगाया कि बात क्या है। अरविंद भी फिर मुझे कुछ कहने को तैयार ना था। जब कभी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती है उठकर चला जाता और मुझसे बात नहीं करता। लेकिन अब मैं हर वक्त अरविंद की नजर रखने लगी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती है। शायद कुछ ऐसा हो सब कुछ मिले, लेकिन उसके हाथ पाँव कभी भी ऐसा लग ही नहीं रहा था। और जैसे उसमें कुछ नॉर्मल हाव भाव नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह जैसे लड़की होती है, कोई रास्ता सुनाई नहीं दे रहा था। एक दिन तन आकर मैंने अरविंद के दोस्त को फोन लगाया। उसकी जैसे रहने वाले दोस्त को मैंने पूछा, दीदी तो अरविंद की दोस्त जिसे अरविंद अपने दिल की सारी बातें करता है, मुझे अरविंद के बारे में कुछ बताओ, अपने जीवन के बारे में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। लेकिन सुनकर मैं हैरान हो गई। उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और वह बस एक बात मुझसे बहुत अजीब सी लगी। क्या उसने हमारे अपने दोस्त को नहीं बुलाया? मैंने 3 बार शादी की है और मेरी तीनों पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई, लेकिन उसे बात मेरे दोस्त को नहीं बताई। जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शादी उसने ये नहीं बताया कि वह शर्मिंदा बनना नहीं चाहता। शादी की रात पत्नियां भाग जाता, वो 3 पत्नियों का। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अरविंद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात ही भाग जाती है? मैंने एक बार फिर अरविंद की शादी के लिए सोचा और इस बार मैं ठान लिया, सच्चाई भी नहीं छुपा जानकर रहूँगी। इस बार मैं लड़की से सब कुछ बता दिया, नहीं छुप पाया। और लड़की किसी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि लोग बहुत गरीब थे। उसे घर में 2 छोटे भाई का, दोनों भाइयों की पढ़ाई लिखाई जिम्मेदारी मेरे ऊपर। और शादी भी आप लोग कुछ खर्चा नहीं करना है, लड़की को मैंने राजी कर लिया। लड़की के माँ बाप भी राज्यों के, लेकिन मैं बात लड़की माता पिता को बताई, उस लड़की को बताती और लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने शादी से सारी बातें लड़की को समझा दी। पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई, फिर खुद संभालते हुए बोली, कुछ भी हो मैं इस शादी के लिए तैयार होकर मेरे थोड़े से त्याग में मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है
तो मैं उससे बुराई किया, जो भी कुछ होगा उससे सहन करूँगी। और वैसे भी हमारे समझौते औरतों को करने ही पड़ते थे। लड़की जिसका नाम सुमन था, भले गरीब घर की थी, फिर उससे बहुत संस्कारी और समझदार लगी। मुझे दिल ही दिल बहुत खुश हुआ। और अगर सुमन मेरे भगवान की तो मेरे घर में टिकी रहती है, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ वह बहुत ही खूबसूरत भी थी।